Okay, so I'm starting the class now. हम्म, ये 5 मिनट लेट वाले अभी भी लेट होते हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता है। चलो, ओके, सो गुड इवनिंग क्लास। देखो बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ऑल्दो मैंने ग्रुप पे जो मैसेज ड्रॉप किया है उसमें मैंने टॉपिक का नाम मेंशन कर दिया है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पर टॉपिक को लेते हुए चलेंगे। तो जैसा जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला सेंटर ऑफ मास। सी, आप लोगों ने जो चैप्टर्स पढ़े हैं, पहले एक बार मैं रिवाइज करा दूं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करें तो मोशन इन 1D, मोशन इन 2D। चैप्टर नंबर 4 एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने हो सकता है ना पढ़ा हो, पर बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चैप्टर नंबर 4 वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसकी वीडियो मैंने ग्रुप में भेज रखी है, तो इस वीडियो को कुछ बच्चों ने देखा भी होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। कुछ यानी कि हेड ऑफिस में मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट भी कर दिया है। तो ये जो आपके पास स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स हैं ना, ये सब कहीं ना कहीं रिलेटेड है किससे? लीनियर मोशन से। ठीक है, लीनियर मोशन का मतलब क्या हुआ बेटा, कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे मोशन कर रहा है, वो किसी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन या सर्कुलर मोशन भी यहाँ पर आ जाता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ ऐसा होता है, बट इस मोशन को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज यू कॉस थीटा, और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा। बट यहाँ पर जो इक्वेशन लगाते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का डायरेक्ट इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं मोशन में। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस अप्लाई कर सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक इक्वेशन जहां पर हम लोग लीनियर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन है ये मोशन, चूंकि स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, कर्वी लीनियर है, बट स्टिल यहाँ पर हम लोग अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर ले तो हमारे पास ये दो लीनियर मोशन का कॉम्बिनेशन है। ओके, सर्कुलर मोशन थोड़ा सा यहाँ पर रिलेट करेगा, तो सर्कुलर को मैं आगे मैं बताऊंगा कैसे ये रिलेट करेगा। और वर्क, पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं कुछ छोटी छोटी बातें, जैसे आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। पोटेंशियल एनर्जी यू का फॉर्मूला होता है क्या? एम जी एच। ये आप सभी लोगों को पता है। वर्क एनर्जी थ्योरम, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द नेट फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी का वर्क एनर्जी थ्योरम, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, और हम लोग एक चीज जानते हैं क्या, कि फोर्स जो है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव का सीधा सा मतलब ये हुआ कि आपका ऐसा फोर्स जिसका जो वर्क डन है वो पाथ इंडिपेंडेंट हो, पाथ इंडिपेंडेंट। अब कोई बच्चा कहेगा सर समझ नहीं आया, ठीक है, कि पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ। तो वर्क पावर एनर्जी में मैं जब जो वीडियो भेजा उसमें प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन किया कि क्या मतलब होता है। फिर भी नहीं समझ में आता है तो हम लोग वर्क पावर एनर्जी जब भी पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। बट केवल याद रखना है क्या, कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन होते हैं? जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, जिनका वर्क डन, इसमें केवल 3 नाम आपको याद रखना है। ग्रेविटेशन, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, एंड जो थर्ड है उसे हम लोग कहते हैं क्या? मैग्नेटिक फोर्स। तो दीज थ्री फोर्सेज आर कंजर्वेटिव। बट नॉन कंजर्वेटिव में क्या होता है, ये बेसिकली क्या करते हैं, एनर्जी को यहाँ पर जो ये वर्क डन होता है ये पाथ डिपेंडेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, विस्कस फोर्स, ये सारे फोर्सेस क्या होंगे? पाथ डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो बात क्या होती है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है वो केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम एप्लीकेबल मानते हैं। ठीक है, इन्हीं के लिए वो एप्लीकेबल होता है। ठीक, तो इसका मतलब अगर कभी भी वर्क पावर एंड एनर्जी में एनर्जी कंजर्वेशन की बात होगी तो टोटल एनर्जी अंडर ग्रेविटी और अंडर मैग्नेटिक फील्ड और एनी कंजर्वेटिव फोर्स इनिशियल शैल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। टोटल का मतलब क्या हो गया बेटा? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, फाइनल और इनिशियल बराबर होना चाहिए। तो इतनी बेसिक कुछ चीजें वर्क पावर एनर्जी की आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, नॉट नेसेसरी आपको बिल्कुल कुछ और नहीं दिमाग में रखना है। जितना पढ़ाऊंगा बिल्कुल समझते हुए चलेंगे, सब समझ में आएगा। तो एक बात तो ये हो गई। लेकिन अब इन्हीं मोशन में एक चीज और हमने कंसीडर किया था, वो क्या,
कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कार या बस हुआ करती थी, और इसको हम लोग क्या कंसीडर करते थे बेटा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो सर इसको हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर क्यों किया? क्योंकि जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है इस मोशन में, वो डिस्टेंस जो है कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, किससे? इसके साइज से, बात नंबर एक। दूसरी बात कि ये जो मोशन है लीनियर मोशन, ये लीनियर मोशन बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है किस पर? साइज ऑफ एंड साइज और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी तक माना था, अज्यूम किया था कि ऐसा मोशन अगर है या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जहां पर ये तीनों चारों पांचों चैप्टर में जहां पर उसका साइज मैटर नहीं करेगा, उसके मोशन पर इफेक्ट नहीं डालेगा, तो वो सारे कंसिडरेशन किसमें हुए हैं? केवल चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। बट अब इसके बाद का जो चैप्टर आता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? मोशन ऑफ बल्क बॉडीज, मोशन ऑफ बल्क बॉडीज। ठीक है, बल्क बॉडीज में क्या क्या चीजें आ जाती है? एक तो सेंटर ऑफ मास आ जाएगा और रोटेशनल मोशन आ जाएगा। इन्हीं को पूरा एक साथ कहते हैं क्या? रोटेशनल मोशन। इन्हीं को कहते हैं मोशन ऑफ बल्क बॉडीज। और बल्क बॉडी क्या होता है ये समझना जरूरी है, और साथ ही साथ क्या, रिजिड बॉडी क्या होता है ये समझना जरूरी है। तो दो पॉइंट आपको यहां पर पहले पहले हम समझाएंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बल्क बॉडी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड बॉडी। तो रिजिड एंड बल्क बॉडीज के मोशन को जब हमें डिस्कस करना होता है, तो वहां पर बात क्या आती है? रोटेशनल मोशन की बात आती है। और रोटेशनल मोशन में जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो मैटर करेगा, इसके मोशन को अफेक्ट करेगा। ठीक है, हम आते हैं इन सारे बातों पर। बट सबसे पहले अगर हम बात करें क्या कि कैसे एक रिजिड बॉडी का क्या मतलब होता है। ठीक है, सबसे पहली बात किसके बारे में कर रहे हैं बेटा? रिजिड बॉडी। तो सबसे पहली चीज क्या होगी? रिजिड बॉडी क्या होता है? तो हमारे पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ओके, और ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट बहुत सारे छोटे छोटे मासेस से मिलकर बना होगा, स्मॉल मासेस। ठीक, मान लो एक मास m1 यहां पर है और दूसरा मास ये है m2। अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, सो वी हैव वन पार्टिकल हियर एंड द अदर पार्टिकल इज m2। ओके, and when we will apply a force on this body, multiple force, one force, two force, any force, ठीक है, तो इस फोर्स के अप्लाई करने से इनके जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है या फिर ये जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है, ये आर, दैट शुड बी कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट है, मतलब किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस में चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ क्या कि आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी विल रिमेन सेम। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? बेसिकली हम लोग रिजिड बॉडी बोलेंगे। पहली बात तो ये समझ में आ गई रिजिड बॉडी का क्या मतलब हुआ। नाउ द सेकेंड पोर्शन दैट इज कॉल्ड बल्क बॉडी, बल्क बॉडी। ठीक है, बल्क बॉडी का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जिस ऑब्जेक्ट को मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ना मान सकूं, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर ना किया जा सके, कब? व्हेन वी डिस्कस इट्स मोशन। तो ऐसे कंडीशन में उस बॉडी को क्या बोला जाता है? बल्क बॉडी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर एक सीलिंग फैन के बारे में बात करूं, तो दिस इज अ सीलिंग फैन, इसके यहां पर ब्लेड्स हैं। ठीक है, ये सीलिंग फैन के ब्लेड्स हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक, एंड दिस इज बेसिकली रोटेटिंग लाइक दिस। ओके, तो जरा तुम सोच के देखो, क्या इस पूरे ऑब्जेक्ट के हर एक पार्टिकल का, हर एक पार्टिकल मतलब मान लो ये चार अलग अलग पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, एक ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। ठीक है, ऐसे ही अलग ब्लेड में भी हो सकता है, तीन पॉइंट के मानते हैं। क्या सभी का मोशन सेम है? बोलो, ये जो मोशन करेगा वो एक सर्कुलर पाथ कवर करेगा, कुछ ऐसा छोटे रेडियस का, ये उससे बड़े रेडियस का सर्कुलर पाथ कवर करेगा, और जबकि ये कोई सर्कल बनाएगा ही नहीं क्योंकि वो सेंटर पर है। तो सी, विद इन एन ऑब्जेक्ट
within the object different points doing different motion. ठीक है, so we have to consider all these different points at some point. ठीक है, we have to assume them. दूसरी बात, ऐसे ऑब्जेक्ट के मोशन को हमें एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा, डिस्कस भी करना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, सेंटर ऑफ मास. तो यहां से कॉन्सेप्ट शुरू होता है किसका, सेंटर ऑफ मास का. और ऐसे बल्क बड़े बॉडीज को क्या बोला जाता है बेटा, बल्क बॉडी बोला जाता है. तो बल्क बॉडीज आर द बॉडीज और ऑब्जेक्ट इन विच its particles or its different parts performs different motion. okay, and यहां पर अब चूंकि सब अलग अलग पोर्शन अलग अलग मोशन को डिफाइन कर रहे हैं, तो एक ऐसा पॉइंट हम लोग कहां पर पहुंचेंगे, कंक्लूड कैसे कर पाएंगे, जहां पर हमारा मोशन जो है वो ऐसा एज्यूम किया जा सके कि वो एक पॉइंट का मोशन है, मोशन ऑफ अ पॉइंट. तो उस पॉइंट को क्या मानेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ मास. नाउ आई विल स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास. ठीक है, इतनी बातें सबको समझ में आई, एक बार जल्दी से मुझे बता दो. यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज. आ गया समझ में? ओके. यस सर. तो अब हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ मास के बारे में. तो सेंटर ऑफ मास की कहानी को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं. तो सबसे पहली बात आती है क्या, व्हाट इज COM. क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी है. पहली चीज तो इसका डेफिनेशन आपको समझना होगा, क्या मीनिंग होता है सेंटर ऑफ मास का. दूसरा, आपको सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है, क्या क्या इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, इसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे. ये तीन चीजों के बारे में बात करेंगे. तो देखो कहीं ना कहीं यहां पर भी क्या है, वेलोसिटी, पोजीशन, एक्सेलरेशन, लेकिन किसका, सेंटर ऑफ मास का. बट सर सेंटर ऑफ मास होता क्या है, तो ये क्या है, एक सेंटर है. सेंटर को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं बेटा, सेंटर मींस अ पॉइंट. ठीक है, पहली चीज, सेंटर ऑफ मास को अगर डिफाइन कभी करने जाओगे तो क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट. कहां पर ये लाई करेगा, हो सकता है within or outside the object where we can consider the total mass of the body. Total mass of the body. ठीक है, समझना यहां पर, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट. कहां पर, विद इन और आउटसाइड, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं. ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट वेयर वी कैन कंसीडर द टोटल मास ऑफ द बॉडी. ओके, उसे हम कहते हैं क्या, सेंटर ऑफ मास. एग्जाम्पल से समझेंगे. जैसे मान लो मेरे पास ये कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ये कई सारे छोटे छोटे मासेस से मिलकर बना होगा, लेकिन इन सभी मासेस का अगर मैं देखूं कि नेट टोटल मास मुझे कहां पर मिलेगा, तो मान लिया ये पॉइंट है जहां पर मुझे नेट मास मिलेगा. ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास. कब, इफ टोटल मास m, that is sum of all the masses is considered here. ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखें, मान लो आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगल है या स्क्वायर ले लेते हैं सबसे पहले. ठीक है, कोई स्क्वायर शेप की बॉडी है, यूनिफॉर्मली है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पर लाई करेगा बेटा, एट द इंटरसेक्शन पॉइंट. इंटरसेक्शन, वो भी किसके इंटरसेक्शन, ऑफ डायगोनल. ठीक है, वैसे ही रेक्टेंगल का भी केस होगा. रेक्टेंगल का भी सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा बेटा, एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस. अगर मैं बात करूं ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, तो याद रखना इसके सेंट्रोइड पर. सेंट्रोइड क्या होता है, साइड को अगर हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए तो वो जिस पॉइंट पर कट करेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सेंट्रोइड. ओके, उसी तरीके से अगर आपके पास कोई सर्कुलर शेप की बॉडी है,
तो सर्कुलर शेप का बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसके सेंटर पर होगा, ठीक। तो दीज आर द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मान लो आपके पास कोई स्फेरिकल बॉडी है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्क्वायर, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पर होगा बेटा, ये उसके सेंटर पर होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मेरे पास कोई कोन है, फॉर एग्जांपल कोन, कोन दो तरीके का हो सकता है, एक क्या होता है बेटा सॉलिड, और एक क्या हो सकता है हॉलो। तो सॉलिड कोन जो होगा उसका जो टोटल मास है वो कहां ज्यादा लाई करेगा, नियर द बेस ना, नियर द बेस, रिमेंबर दिस, जहां पर मास ज्यादा एक्यूमुलेटेड होगा उसके पास मिलेगा। तो ये जो इसकी बेस से हाइट होती है दैट इज h/4। अगर यही हॉलो होता तो ये और ऊपर लाई करता है, कितने डिस्टेंस पर, h/3 पर लाई करता है। तो h/3 कितने होता है हॉलो, ठीक है। तो हमें सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन समझ में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास इज सिंपली, we can simply say center of mass is a point within or outside of the object where we can assume the total mass of the body, okay। बट तुम लोग के दिमाग में एक डाउट चल रहा होगा कि सर व्हाट इज द होल पर्पस ऑफ कंसीडरिंग द सेंटर ऑफ मास, व्हाई वी आर एक्चुअली कंसीडरिंग दिस, ओके, क्या क्यों ही हम इस पॉइंट को समझना चाह रहे हैं। तो अब इस बात को मैं क्लियर करने वाला हूं कि व्हाई वी हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन, ठीक है। तो ध्यान दो, जब भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के जो कि रिजिड बॉडी है, बल्क बॉडी है, उसके मोशन को डिस्कस करना होता है, तो अभी अभी मैंने यहां पर बताया कि अलग अलग पॉइंट का मोशन क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन एज अ होल मैं पूरे बॉडी के मोशन को समझना चाहूं तो वो मोशन कैसा होगा, उसके लिए जरूरी क्या है, उसका सेंटर ऑफ मास का समझना। देखो कैसे, लेट सपोज यू हैव अ हैमर, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है, एंड दिस इज यू। तुम्हारे पास एक हैमर है, सी दिस इज द हैमर, दिस पोर्शन ऑफ हैमर, सी दिस पोर्शन ऑफ हैमर इज मेड अप ऑफ लाइक मेटल और एनी हैवी मटेरियल, और ये जो है हैंडल इसका जो है वो वुडन बना हुआ है। तो बताओ दोनों में से मास किसका ज्यादा होगा, मास ऑफ दिस पोर्शन जो मेटल का बना है दैट विल बी ग्रेटर देन मास ऑफ इट्स हैंडल। अब खुद से कंसीडर करो और सोचो कि अगर तुम इस हैमर को कुछ इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से फेंकोगे तो क्या ये जो हैमर है वो ऐसे मूव करेगा, फिर यहां जाएगा, फिर ये यहां से ऐसे आएगा, फिर धीरे धीरे ये यहां पर फाइनली लैंड कर जाएगा। बताओ क्या ये हैमर इसी पोजीशन में रह जाएगा या फिर इसका जो हैंडल है ये रोटेट करते हुए आगे बढ़ेगा, सर रोटेट करते हुए आगे बढ़ेगा। है ना। ये ऐसा जो इसका पाथ दिख रहा है वो पाथ ऐसा होना चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप का। लेकिन ये जो है वो हमेशा जिसका मास ज्यादा है उस पर ग्रेविटी ज्यादा लगेगी, वो नीचे की तरफ आ जाएगा। मींस अब मैं यहाँ पर कलर चेंज करके बना रहा हूँ कि यहाँ पर जो एक्चुअल पोजीशन होगा हैमर का, कहीं पर इसकी हैंडल का पोजीशन ये हो सकता है, कहीं पर ऐसा हो सकता है कि हो सकता है इसका हैंडल ऐसे हो जाए, कहीं पर इसका हैंडल ये भी हो सकता है, फिर मतलब अलग अलग पोजीशंस ऑफ ये हो सकते हैं, ठीक है। तो बताओ ये जो एक्चुअल पाथ मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ये प्रोजेक्टाइल वाला पाथ, ये किसका पाथ होगा, ठीक है। क्योंकि देखो हैंडल का अगर पाथ देखा जाए तो ये यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से फिर यहाँ जा रहा है, फिर ये पाथ यहाँ पहुँच जा रहा है, और फिर ये हैंडल यहाँ पहुँच रहा है, फिर हो सकता है यहाँ पहुँच रहा हो। बहुत रैंडम मोशन है किसका, इसके हैंडल का। उसी तरीके से इसका जो ये हैमर वाला पोर्शन है इसका भी पाथ डिफरेंट होगा, बट स्टिल ओवरऑल देयर इज अ पाथ विच इज पैराबोलिक। और ये पाथ किसका होगा, तो दिस पाथ और द मोशन ऑफ the whole body, whole bulk body will be different, may be different for its different portions, ठीक है। but there is a point, but
there is a point whose motion will be like a point object motion, point object motion, जिसे हम क्या बोलेंगे बेटा, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का मोशन ऐसा होगा कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है। ठीक है, मतलब सर, मतलब ये बेटा कि अगर ये हैमर ना होके अब मैं इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लूं, हैमर के हैंडल का मास लेट सपोज m2 था, इसका मास m1 है, तो टोटल मास क्या हो जाएगा बेटा, m1 प्लस m2। सो दिस होल बल्क बॉडी कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बॉडी whose mass is m, okay, which is thrown with a velocity u and will perform a motion like this, which is a projectile motion. And this motion we have already done with, okay, so we can simply apply all the formula concept which we have discussed in this chapter। किसमें बेटा, हम लोगों ने यहां पर जो चैप्टर्स में डिस्कस कर रखा है ना, वो सब के सब मैं क्या कर सकता हूं, इस सेंटर ऑफ मास के लिए एज इट इज अप्लाई कर सकता हूं। बोलो भाई, अब ये इसका पर्पस समझ में आया कि वाई वी आर कंसिडरिंग सेंटर ऑफ मास, वाई वी हैव टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। Yes, sir. Yes, sir. So this is the first part, why, how to define the center of mass। अब हमारे पास चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी, किसका, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना। ठीक है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है हमें। ठीक है, तो चलो पहले मैं फॉर्मूले से आपको रूबरू करा दूं कि फॉर्मूला क्या है, और फिर इसका डेरिवेशन अगर करना पड़ेगा तो हमको डेरिवेशन भी कराएंगे। तो देखो, मान लो हमारे पास क्या है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये भाई साहब क्या होगा, ओरिजिन। यहां पर मेरे पास कोई एक बल्क बॉडी है, बड़ी सी बॉडी है, और ये कितने मासेस से मिलकर बना है, लेट सपोज 1 2 3 4 मासेस से मिलकर बना है, 4 पॉइंट मासेस से मिलकर बना हुआ है। तो क्या ये सभी मासेस का जो पोजीशन वेक्टर होगा, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन वेक्टर, अगर इसको मैं मिला दूं कहां से, ओरिजिन से, तो यू विल फाइंड these are called the position vector of all the masses, let's suppose r1 r2 r3 and r4। तो क्या सभी के पोजीशन वेक्टर सेम है या अलग अलग है, बताओ, अलग अलग होंगे। ठीक है, Yes, sir. तो अगर सभी के पोजीशन वेक्टर्स अलग अलग हैं, तो हम तो ये, हमें एक जगह पर एक कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ेगा ना कि यहां पर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा। तो जब इस ओरिजिन से इस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकाला जाता है, जैसे हम कहते हैं क्या, आर सेंटर ऑफ मास, तो इसे कहा जाता है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कि वेयर द सेंटर ऑफ मास इज एक्चुअली लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ओके, तो अब हमारे पास फॉर्मूला बनने की बात आ गई। पहला फॉर्मूला मैं कैसे बनाऊंगा, लेट सपोज वी हैव टू मास सिस्टम, टू मास सिस्टम। सर ये क्या होता है टू मास सिस्टम, मतलब बेटा अब देखो, ये मैंने एग्जांपल के लिए यूज किया था। अब मेरे पास एग्जैक्टली क्या है, दो मासेस हैं, दिस इज व्हाट, लेट सपोज वन बॉल, मास m1, लेट सपोज 10 kg, and this is another ball which is located at some distance r, let's suppose 10 centimeter, and but its mass is m2, that is 2 kg only। ठीक है, तो बताओ किसका मास ज्यादा है, m1 का मास ज्यादा है ना, और m2 का क्या है, कम है। तो मैं तुमसे अगर पूछूं कि एक पॉइंट ऐसा चूज करो जहां पर तुम्हें दोनों का नेट मास महसूस हो, है ना, किसी तरफ ज्यादा नहीं किसी तरफ कम नहीं, तो वो पॉइंट m1 के करीब होगा या m2 के करीब होगा, खुद से लॉजिकल रीजनिंग लगा के मुझे बताओगे। मतलब मैं अगर तुम्हें सेंटर ऑफ मास की बात करूं, तो बताओ सेंटर ऑफ मास किसके पास में तुम्हें देखने को मिलेगा, m1 के पास या m2 Sir, के? M1 के पास. m1 के पास मिलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जो बड़ा मास होगा उसके पास ही आपको क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ मास। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, इट इज अ इमेजिनरी पॉइंट वेयर वी कैन कंसीडर द टोटल मास। तो सर ज्यादा मास कहाँ है, यहां पर है, तो ये इसके पास में होगा,
जबकि यहाँ से दूर होगा। बट सर ये तो आपने केवल लॉजिकली पूछ लिया, अगर मैं फॉर्मुलेट करना चाहूँ तो कैसे फॉर्मुलेट करूँगा? तो देखो, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी टू सिस्टम इज बेसिकली m1 इंटू r1, मतलब पहला मास उसका पोजीशन वेक्टर, प्लस m2 इंटू r2 उसका पोजीशन वेक्टर, डिवाइडेड बाई सम ऑफ देयर मासेस m1 प्लस m2। ये बात समझ में आया? तो ये होता है क्या? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल को हमने लिया है ना, इसी एग्जाम्पल से समझते हैं, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा x और y एक्सिस बनाना। ये कौन सा मास है बेटा? 10 kg वाला। और दूसरा ये वाला मास कौन सा है? 2 kg वाला। इसे आपने क्या बोला? m2। इसे क्या माना? m1। ये ओरिजिन है और ये दूरी यहाँ से क्या है? 10 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताओगे m1 का पोजीशन कितना है? m1 मास 10 kg है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? बेसिकली तुम 0 बोल सकते हो क्योंकि ये ओरिजिन पर है। m2 कहाँ पर लाई कर रहा है? 2 kg is basically on the x-axis, but where? At plus 10 सेंटीमीटर। भाई साहब समझ में आ रही बात ये? तो मैं कहूंगा कि यस बताओ सर। सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? r सेंटर ऑफ मास, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। पोजीशन चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इसके ऊपर वेक्टर लगाया जा रहा है, ताकि जब भी आप वैल्यूज रखो तो उसको विद साइन रखें। m1 कितना है? 10, पोजीशन क्या है? 0। ये 2 है, पोजीशन क्या है? 10 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई 12, तो कितना आ जाएगा बेटा? 20 बाई 12। और वी कैन से आर सेंटर ऑफ मास इज हाउ मच? 6, 4 पचे 20, 4 3 12, 5 बाई 3। और दिस इज 1.37 सेंटीमीटर। दिस इज 1.67 सेंटीमीटर, लेकिन कहाँ से? फ्रॉम द m1 मास। m1 से कितनी दूरी पर है? 1.67। तो m2 से कितनी दूरी पर हो जाएगा बेटा? 8.33। बताओ सेंटर ऑफ मास मुझे मिला कहाँ पर? इसका पोजीशन मुझे कहाँ मिला? नियर लार्जर मास। क्या ये कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आ गया? सिंपल ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए आप इस चीज को करेंगे। ठीक है? यस सर। हाँ, यस सर। अब देखो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ना, आर सेंटर ऑफ मास, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी पूछा जाता है। ठीक है, डेरिवेशन कैसे पूछा जाएगा? देखो मैं बताता हूँ। फॉर्मूले का डेरिवेशन, क्वेश्चन क्या पूछेगा? डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर, या तो पोजीशन पूछ लेगा, और वेलोसिटी पूछ लेगा, और एक्सेलरेशन पूछ लेगा। ठीक है, और मोमेंटम भी पूछ सकता है, ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पॉइंट ऑब्जेक्ट सिस्टम। ठीक है, आपके पास सिस्टम कैसा है? 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जिनका या तो आपको पोजीशन पूछेगा, या तो वेलोसिटी पूछेगा, या तो एक्सेलरेशन, या फिर मोमेंटम। किसका? सेंटर ऑफ मास का। तो इन सब का कोई भी डेरिवेशन पूछेगा, आपको इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलना पड़ेगा, जो मैं डेरिवेशन आपको कराने जा रहा हूँ। और बहुत ध्यान से इस डेरिवेशन को समझेंगे, एंड आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो मुझसे ज़रूर आप डिस्कस करोगे अभी के अभी। ठीक है, चलो समझते हैं। पहले इस डेरिवेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? वो 2.2 मास सिस्टम। कैसे? देखिए, यहां पर क्या है? y एक्सिस, और ये क्या है बेटा? x एक्सिस। आपके पास एक मास है, लेट सपोज m1। तो m1 है, तो m1 का पोजीशन वेक्टर आपको पता होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? r1 वेक्टर। और यहां से कुछ दूरी पर दूसरा मास है क्या? m2। m2 का पोजीशन वेक्टर आपको पता होना चाहिए। दिस इज व्हाट? r2 वेक्टर।
ये आपके दोनों के पोजीशन वेक्टर्स पता है, दोनों के मासेस पता है, ठीक है। अब चूंकि दोनों मास है तो यहाँ पर एक फोर्स तो लगेगा इनके बीच में। कौन सा फोर्स बेटा? जिसे हम इंटरनल फोर्स बोल सकते हैं। इंटरनल फोर्स का मतलब क्या? ड्यू टू देयर ग्रेविटी और देयर चार्ज और देयर मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ एफ एट वन ड्यू टू टू, और ये जो फोर्स लगाएगा इस पर, ये कैसा लगाएगा? एफ एट टू ड्यू टू वन। अट्रैक्ट कर रहे हैं, बोलो ये ग्रेविटेशनल फोर्स आपको समझ में आ रहा है? मान लो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, M1 किसको अट्रैक्ट करेगा? M2 को। M2 किसे अट्रैक्ट करेगा? M1 को। बोलो। और मैंने तुम लोगों को बताया है कि कोई भी फोर्स है वो एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करेगा, तो कह सकते हैं क्या कि बोथ बॉडीज दैट इज M1 एंड M2 आर अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग, और सिंपली कह सकते हैं अप्लाइंग forces on each other due to its internal property, है ना। और कौन सी वो प्रॉपर्टी हो सकती है? वो हो सकता है ग्रेविटी हो, वो हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैट हो, वो हो सकता है मैग्नेटिज्म हो, ठीक है। हेंस F12 मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट? माइनस ऑफ F21। क्या ये बोला जा सकता है बेटा? या फिर मैं कह सकता हूँ F12 प्लस F21 shall be equal to 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्यों? ये F12 प्लस F21 को हम क्या बोलेंगे कि ये जो पूरा पूरा है, कौन सा? ये पूरा पूरा, ये पूरा पोर्शन, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? एक सिस्टम कहलाएगा। इस सिस्टम में कितने मासेस है भाई साहब? एक M1 है, दूसरा कौन है? M2 है। M1 ने M2 पर फोर्स लगाया, M2 ने M1 पर फोर्स लगाया, लेकिन अगर मैं पूछूं कि इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स कितना लगा, तुम कहोगे सर अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो उसका जो वैल्यू आएगा वही आपका नेट फोर्स लगेगा। यानी कि इस सिस्टम पर नेट फोर्स अभी क्या लग रहा है? 0 लग रहा है। इतनी बात से सभी लोग सहमत हैं कि नहीं है? बताओ। यस सर। हाँ। अब जरा थोड़ा सा और समझते हैं। मैंने कहा कोई बाहर से आया एक फोर्स जिसका नाम है क्या? F1 वेक्टर। वो किस पर लग गया? M1 पर लग गया। और एक फोर्स किस पर लग गया? दूसरे वाले मास F2 वेक्टर मास M2 पर। और ये दोनों कौन से फोर्सेस हैं बेटा? एक्सटर्नल फोर्स। तो हमने कहा क्या? लेट टू फोर्सेस, कौन कौन से बेटा? F1 एंड F2 वेक्टर्स आर एक्टिंग एट M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम पर अब बताओ नेट फोर्स टोटल कितना लग रहा है? हेंस टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, वो क्या हो जाएगा? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, हम इसे क्या बोल सकते हैं? F नेट प्लस F12 प्लस F21। बट ये दोनों का सम तो 0 है, तो हम कह सकते हैं क्या होगा? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या इतनी बात समझ में आई? अब समझो। यस सर। हाँ बेटा बोलो। सर जो फर्स्ट वाला था जिसमें आपने एक्सप्लेन किया था कि दोनों फोर्सेस का 0 आ रहा है सम, हम्म। वो मतलब मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी उसमें, आवाज कट गई थी। बेटा इसका मतलब ये हुआ F12 और F21 का सम 0 होने का मतलब कि जैसे आपके पास ये पूरा पूरा सिस्टम है, ठीक है। अब M1 ने M2 को अट्रैक्ट किया किस फोर्स से? F21 से। M2 ने M1 को अट्रैक्ट किया क्या? F12 से। तो दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं ना। लेकिन अगर एज अ होल पूरे सिस्टम के बारे में पूछूं तो बताओ नेट फोर्स कितना लगेगा? वो 0 होगा। बिल्कुल वैसे समझाता हूं मैं तुम्हें। सपोज छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। तुम्हारा क्या नाम है? आंचल। यस सर। तुम्हारी कोई छोटी बहन है? यस सर। ठीक। तो अब देखो, ये है आंचल और ये है आंचल की सिस्टर, ठीक है। ये दोनों किसी बोट में सवार हैं, ठीक है। आंचल सिस्टर, दोनों की चोटियां बड़ी बड़ी हैं। लेट्स सपोज दोनों में फाइट हो गया,
और फाइट सीन क्या चल रहा है कि ये जो है आंचल की सिस्टर आंचल पर फोर्स अपनी तरफ लगा रही है, सी दिस, और आंचल ने इस पर फोर्स लगाया अपनी तरफ, ठीक है। कोई बाहर इंसान बैठकर मजे ले रहा है इनके, ठीक है, मस्त चश्मे लगा के देख रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये आंचल और आंचल की सिस्टर इस बोट के अंदर है, और ये बोट कहां पर है बेटा, पानी में है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर बाहर वाला जो देखेगा उसको क्या लगेगा कि इस पूरे सिस्टम में यहां पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, बाहरी टोटल फोर्स कितना लग रहा है। तो तुमने कहा क्या कि इस पूरे सिस्टम को एक फोर्स खींच रहा है कौन, F, और दूसरा फोर्स कौन खींच रहा है, उसके जस्ट ऑपोजिट, है ना। इसी सिस्टम पर एक फोर्स लग रहा है कौन, ये, और इसी पर दूसरा फोर्स कौन लग रहा है, F2। पूरे सिस्टम को अगर मैं ऐसे बोलूं कि सिस्टम एक डब्बा है, तो उस डब्बे पर एक फोर्स किधर लग रहा है, F1, और दूसरा किधर लग रहा है, F2। तो इस सिस्टम पर अभी क्या फोर्स होगा, नेट, यू विल से 0। सर F1 माइनस F2, जो कि इक्वल है, ऑपोजिट है, हेंस नेट वैल्यू विल बी 0। This is the same case with two mass system. M1 and M2 are the two masses which are applying the forces F12 and F21 on each other. Hence, we can say the net force due to these two forces on the system is 0. Okay? Then we have applied another force which is external, that is F1, and the second is F2. इतनी बात समझ में आई? यस सर। अब मैं केवल और केवल इंडिविजुअली M1 के बारे में थोड़ी देर के लिए बात करूं। भूल जाओ कि M2 अभी है, बस इतना सोचो M1 एक मास है जिस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया F1, जिसकी वजह से ये कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा, करेगा कि नहीं करेगा बताओ। न्यूटन साहब ने यही कहा कि इफ यू आर अप्लाइंग अ फोर्स द बॉडी विल चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। तो रेस्ट से वो किस में आना चाहेगा, मोशन में। On the same way, or in the same way, we can say this will also attain some velocity v2। किसकी वजह से बेटा, F2 की वजह से। मतलब मैं अगर बात करूं क्या, F1 is rate of change of momentum of first body according to Newton's second law, or we can say d m1 v1 vector with respect to dt, or we can say m1 बाहर आ गया dv1 vector by dt। बोलो, इसे इक्वेशन नंबर 3 माना जाए। इसी तरीके से F2 क्या करेगा यार, वो M2 के वेलोसिटी को चेंज करेगा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखो यहां पर, अब ये जो दोनों चीजें हो रही हैं, इसको और पूरे सिस्टम को बताओ, पूरे सिस्टम का मास कितना है, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ये ग्रीन कलर दिख नहीं रहा है क्या, चलो, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, M1 plus M2। उसको मैं m कंसीडर कर लूं, m1 प्लस m2। तो सर ये m कहां लाई करेगा, m कहीं पर लाई करेगा, और जहां पर भी m लाई करेगा उस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, सेंटर ऑफ मास। और उसका यहां से जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। जब पहला मास मूव करेगा v1 वेलोसिटी से, दूसरा मास मूव करेगा v2 वेलोसिटी से, इन द सेम टाइम क्या सेंटर ऑफ मास वही रहेगा या बदल जाएगा, बदल जाना चाहिए, है ना। या फिर हम कह सकते हैं क्या कि ये जो नेट फोर्स लग रहा है, ये नेट फोर्स किस पर अज्यूम किया जा सकता है, तो वी कैन से दिस नेट फोर्स कैन बी अज्यूम्ड ऑन सेंटर ऑफ मास। बोलो, और ये जो सेंटर ऑफ मास पर नेट फोर्स लग रहा है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि F net is responsible to change the velocity of center of mass with respect to time। Can we assume this equation number 5, equation number 3, 4 and 5। ओके, मैं नेक्स्ट स्लाइड सर पर, हाँ बेटा, सर इक्वेशन नंबर 3 फिर से एक बार समझा दीजिए। ठीक है। अब समझना यहां पर, मेरे पास एक मास था m1, ध्यान दो, केवल m1 है ऐसा सोचो, इस पर फोर्स लगा F1। तो F1 ने क्या कर दिया, इसमें कुछ वेलोसिटी क्रिएट कर दी, जिसकी वेलोसिटी है क्या, v1 वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में चल रहा है।
तो हमें पता है न्यूटन के सेकंड लॉ से F1, ठीक है, एनी फोर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी और नॉट। मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या Yes, होगा? sir. m1v1 वेक्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो m1 बाहर आ गया तो क्या बच गया? dv1 वेक्टर बाई dt। ओके, at the same time Yes, sir. there is another mass into the system named m2. It is also experiencing a force f2, and due to this force it will have a velocity v2, means what? This force f2 is responsible to change the momentum of the second body, ठीक है? Yes, sir. तो f2 can be written as m2 dv2 by dt. This is equation number 4 and this one is 3. मैंने कहा बट सर इन दोनों मासेस का एक ऐसा पॉइंट है, यहां पर बना दे रहा हूं फिर से, ये m1 है और ये m2 है, ये सिस्टम के दो मास हैं, इन दोनों का टोटल मास कहीं एज्यूम किया जा सकता है जिसे हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब इस पूरे सिस्टम पर अलग अलग जो फोर्स लग रहा है उसका नेट मैं कहां कंसीडर कर सकता हूं? सर दिस नेट फोर्स इज एक्टिंग एक्चुअली एट द सेंटर ऑफ मास which will be responsible to change the velocity of center of mass. Okay, so can we say F net is total mass m or m1 plus m2 dvcm by dt. This is equation number 5. Is this okay? मैंने तुम्हें क्या Yes, बताया? sir. सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट एन इमेजिनरी पॉइंट, मींस पूरे सिस्टम का को हम क्या मान सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। कहां पर पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे? सेंटर ऑफ मास पर, तब कहानी सही चलेगी। तो जरा इक्वेशन नंबर 2 से वापस आते हैं। हमने क्या लिखा था? एफ नेट इज इक्वल्स टू f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर, यानी कि यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? m1 प्लस m2 दैट इज dvcm बाई dt इज इक्वल्स टू m1 dv बाई dt और dv1 बाई dt प्लस m2 dv2 बाई dt। इतनी बात समझ में आई? अगर मैं Yes, इनको sir. इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? VCM मिल जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? m1 प्लस m2 होगा। m1 यहाँ आ जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा? v1 प्लस m2 यहाँ आ जाएगा तो क्या मिल जाएगा? v2। बोलो। Yes, sir. यानी कि मुझे अब यहाँ पर क्या मिल गया? ध्यान दो, m1 प्लस m2 इंटू v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 v1 मिल गया प्लस m2 v2 मिल गया। इसे मैं क्या बोल सकता हूँ नए टर्म्स में? टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी दैट इज मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी। ठीक है, हम कह सकते हैं क्या कि मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज द वेक्टर सम ऑफ मोमेंटम ऑफ बोथ बॉडीज P1 एंड P2। अगर मैं इसको यहां ट्रांसफर कर दूं इसकी तरफ तो मुझे क्या मिल जाएगा? V सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये मुझे क्या मिल गया? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल गया। बोलो। Yes, sir. इवन अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करता तो मुझे क्या मिल जाता? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन मिल गया। इसी इक्वेशन को मैं फिर से क्या लिख सकता हूं? जरा ध्यान दो, m1 प्लस m2 drcm बाई dt। बताओ, dx बाई dt क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है ना, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। तो ये भी क्या है? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 dr1 वेक्टर बाई dt प्लस m2 dr2 वेक्टर बाई dt। dt 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 कैंसिल हो गया और इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा? बताओ, m1 प्लस m2 पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज
m1 पोजीशन ऑफ r1, m2 सेकेंड पोजीशन, तो r सेंटर ऑफ मास क्या लिखा जा सकता है बेटा? m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज व्हाट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या इस बात से आप सभी लोग सहमत हो गए? समझ में आ गई इतनी बातें? यस सर। हाँ, तो एक बार जल्दी से कंक्लूड करते हैं। सिंपल क्या करना है आपको, यहां पर देखिए, आपके पास पहली चीज किसके बारे में बात कर रहा है? टू पार्टिकल और टू पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में। सो वी हैव टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, दो फोर्सेज लगेंगे जो इंटरनल होंगे, दो फोर्सेज जो एक्सटर्नल होंगे। F1 will be responsible to change the momentum of first body, F2 is responsible to change the momentum of second body, but F1 और F2 मिलकर net force will be responsible to change the momentum of center of mass। बस इन्हीं के फॉर्मूले को लिखना है और नेट फोर्स किसके बराबर होगा बेटा? F1 प्लस F2 के बराबर होगा। इसी वैल्यू को आपने यहां रख देना है, आपका वैल्यू आ जाएगा। देखो यहां पर रख देना है, F net इज इक्वल टू F1 प्लस F2। F net की जगह क्या रखेंगे? टोटल मास और dV बाई dt, M1 dV बाई dt, M2 dV बाई dt। याद हो गया यार सबको डेरिवेशन? यस सर। अब इसको मैं नेक्स्ट लेवल पे लेकर चलूंगा, डेरिवेशन से और कुछ चीजें सीखेंगे। देखो जस्ट वेट अ सेकंड। स्क्रीन आ रही है या फिर नहीं आ रही है भाई? दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। सर ब्लर हो जा रही है। हाँ, थोड़ा थोड़ा इंटरनेट सुविधा कम है, हमारी तरफ हो सकता है या फिर आपकी तरफ हो सकता है, बट परेशान मत हो, इसीलिए मैं बहुत आराम आराम से स्लोमो चला रहा हूँ, डोंट वरी। तो देखो कहानी को और आगे लेकर चलते हैं। हमें पता चल गया क्या, अगर आप आपसे कोई पूछे कि हाउ विल यू गेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, आर सेंटर ऑफ मास, तो आप कह सकते हो सर m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ये किसके लिए है बेटा? टू मास सिस्टम के लिए है। बट आपसे कोई पूछे कि अगर n नंबर ऑफ मासेस हो तब कैसे आप पोजीशन निकालोगे, तो यू विल से सर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, और कितने ऐसे वेक्टर्स सबको सम करते जाएंगे बेटा? mn rn वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस mn। ठीक है, क्या ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? सेम चीजें हैं लेकिन n नंबर ऑफ मासेस के लिए हैं। ठीक, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा ये बताओ किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r1 कैसे लिखा जाएगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, है ना? यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो अलग अलग होंगे, x1 y1 और z1 होंगे। किसका? m1 का कोऑर्डिनेट। क्यों भाई? क्योंकि है क्या, एक कार्टेशियन सिस्टम की तो बात चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर मास क्या हो जाएगा? m1, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 y1 और z1। पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा मास है क्या? m2, जिसे कहते हैं x2 y2 और z2, तो इसका दूसरा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो अगर आपके पास इसका पोजीशन वेक्टर x डायरेक्शन में पता है, पोजीशन वेक्टर यहाँ पर x डायरेक्शन में पता है, तो r सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? देखो r2 कैन बी रिटन एज x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? इसे हम कहते हैं x सेंटर ऑफ मास i कैप प्लस y सेंटर ऑफ मास j कैप प्लस z सेंटर ऑफ मास k कैप। मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास और z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये क्या है? पूरा पूरा पोजीशन वेक्टर निकल रहा है। लेकिन अगर केवल कोऑर्डिनेट फॉर्म में आपको निकालना हो तो आप कह सकते हो x सेंटर ऑफ मास इज m1 x1 प्लस m2 x2 upon m1 plus m2। Similarly, we can write for y center of mass, और यही चीज किसके लिए लिखा जाएगा बेटा? वेलोसिटी के लिए भी लिखा जाएगा, m1 y1 plus m2 y2 upon m1 plus m2।
और z सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m1z1 प्लस m2z2 प्लस अपॉन m1 प्लस m2। तो अगर आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में इसका वैल्यू निकालना चाहते हो या फिर वेक्टर फॉर्म में निकालना चाहते हो, वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो ये रखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट फॉर्म में निकालना है तो ये रखना पड़ेगा। मुझे लगता है इतनी बातें समझ में आ गई। अब हमको क्वेश्चन पे मूव करना चाहिए, ठीक है। बस ये समझ लो तुम्हारा काम होने वाला है कंप्लीट। आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मैंने कहा क्या, दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाम है इसका क्या, ए बी सी। इसके वर्टेक्स पर क्या रखे हुए हैं, डिफरेंट मासेस रखे हुए हैं, 1 2 3। ये है 1 kg का मास, ये है 2 kg का मास और ये है 3 kg का मास, ठीक है। और इसका जो साइड है वो 1 मीटर का है। कितना लेंथ है साइड का, 1 मीटर। तो मुझे पता करना है क्या, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखो यहां पर अगर नहीं दिया है तो आप फ्री हो कि किसके रिस्पेक्ट में, अदरवाइज दिया होगा किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसी को क्या बना देंगे हम लोग, ओरिजिन बना लेंगे बेटा, ओके। तो बी के रिस्पेक्ट में मुझे क्या करना है, पोजीशन निकालना है किसका, सेंटर ऑफ मास का। कैसे निकालें, तो पहले बताओ कितने मासेस हैं, एक m1 है, एक m2 है और एक m3 है। m1 कितना है, 1 kg, ये कितना है 2 kg, ये कितना है 3 kg, ठीक। अब अगर हम इसको हम ओरिजिन बना देंगे तो ये y एक्सिस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा, x एक्सिस। तो बताओ b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 0। c का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1, 0। a का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये पॉइंट d जो है वो क्या होगा, bc का हाफ, दैट इज 1/2। ये ऑलरेडी 1 है तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 3/2। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो गया, रूट 3/2। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो गया, 1। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कितना है 1/2 और y कितना है रूट 3/2। बताओ a का भी कोऑर्डिनेट पता चल गया कि नहीं, बताओ। यानी कि अगर मैं कहूं कि मास m1 जो है उसका x कोऑर्डिनेट कितना है और y कोऑर्डिनेट कितना है, तो क्या तुम यहां पर लिख पाओगे, x कोऑर्डिनेट है 1/2 और y कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, रूट 3/2। मास m2 के x और y कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0 और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 1 0। आपको वैल्यूज क्या पता है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में पता है। आपको मन करे तो लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर r1 इज 1/2 i कैप और प्लस अंडर रूट 3/2 j कैप। इट इज कंप्लीटली अप टू यू किस फॉर्म में सॉल्व करोगे, दिस और दिस। r2 वेक्टर को क्या लिख सकते हो बेटा, 0 i कैप प्लस 0 j कैप और r3 वेक्टर को क्या लिखोगे, i कैप प्लस 0 j कैप, ठीक है। अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम से चलोगे तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग x एक्सिस, दैट इज m1 x1 m2 x2 m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। तो बताओ m1 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, x कोऑर्डिनेट से, m2 किससे मल्टीप्लाई करोगे, x कोऑर्डिनेट से, m3 को x कोऑर्डिनेट से, तो क्या आ जाएगा जरा बताओगे मुझे, 1/2 प्लस 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाई तीनों मासेस का सम कितना हो जाएगा बेटा, 6। तो बताओ x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 3 2 5, 5/12 सेंटीमीटर x सेंटर ऑफ मास। इसको जरा सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 0.12 चौक 48, 12 एकम 12, कुछ इतना सेंटीमीटर। बोलो कहाँ से, यहाँ से हाफ से भी कम दूरी, यानी कि यहाँ पर कहीं। इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया सेंटर ऑफ मास का बेटा, 0.41। बताओ y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सर 7/12 आएगा। अच्छा 3 दूनी 6, सॉरी 7/12, हाँ 7/12 के हिसाब से क्या आ जाएगा बेटा, 12 से 72, अराउंड 6
सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये यहाँ पर ना होके इस पॉइंट पर लाई करेगा, ध्यान दे लेना इस चीज़ को। दिस विल लाई एट दिस पॉइंट समवेयर। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिल गया तुम्हें। वाई कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, जल्दी से देख लेते हैं इसको। तो क्या होगा, m1 y1, m2 y2, m3 y3, ठीक है। तो m1 y1 कितना हो जाएगा, √3/2, बाकी तो सब 0 0 हो जाएंगे, अपॉन क्या हो जाएगा 6, दैट इज √3/12, ठीक है। √3/12 कितना आएगा, 1.732 अपॉन 12, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा 1, 5 बचा 4, ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ से ये पूरा पूरा क्या है, √3/2, तो यहाँ पर कुछ आएगा क्या 0.14। तो y कोऑर्डिनेट ये हो गया। अब इसका कोऑर्डिनेट कहाँ पर मिलेगा एक्चुअली, दिस इज द पॉइंट वेयर यू विल फाइंड द सेंटर ऑफ मास। क्या तुम्हें इस पॉइंट को ध्यान से देखो जरा, ये पॉइंट सबसे क्लोज किसके है, 1 kg, 2 kg या 3 kg के, 3 kg। आ रही बात समझ में। तो जो मैंने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट बोला था वो यहाँ पर समझ में आया कि द सेंटर Yes, ऑफ sir. मास विल लाई नियर द लार्जेस्ट मास, ओके। तो चलो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई कैसे आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। आप कोऑर्डिनेट नहीं निकालना चाहते तो ये रखोगे तो आपको तब भी वैल्यू मिलेगा। करवा दो इससे भी, आप कर ले जाओगे, बताओ किसी को अगर मन करे तो बता दो, वरना कोऑर्डिनेट सिस्टम इज बेटर। एक बार ट्राई करो जल्दी से, अभी ट्राई करो, मैं यहीं पर हूँ, सभी लोग ट्राई करेंगे फटाफट। सीधे सीधे m1 r1 की पूरी वैल्यू रखोगे, m2 r2 की पूरी वैल्यू रखोगे, m3 r3 की वैल्यू रखोगे, फटाक से निकाल के बताओ r सेंटर ऑफ मास क्या आया। चलो आ गया, ये बात नहीं आया मैं करवा दूं, देखो। सर आ गया। ओके वेरी गुड, जिनका और नहीं आया चेक कर लो एक बार। RCM क्या होगा बेटा, m1 इंटू r1। तो m1 कितना है 1, r1 कितना है हाफ आई कैप प्लस √3/2 जे कैप, प्लस m2 कितना है 2, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0, तो इसका पोजीशन वेक्टर 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप हो जाएगा, और प्लस 3 इससे क्या मल्टीप्लाई होगा आई कैप प्लस 0 जे कैप डिवाइडेड बाय सबका मास सम दैट इज 6। तो आर सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, ये 0 वाला तो गायब हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 3 आई कैप बचेगा, तो हाफ आई कैप प्लस √3/2 जे कैप प्लस 3 आई कैप डिवाइडेड बाई 6। तो आई वाला आई के साथ जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 7/2 आई कैप प्लस √3/2 जे कैप डिवाइडेड बाई 6। या फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 7/12
आई कैप आ जाएगा प्लस √3/12 जे कैप। तो देखो ये क्या आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट जो यहाँ पर आया है, और ये क्या आ गया बेटा, वाई कोऑर्डिनेट जो यहाँ पर आया है। बात समझ में आ गई? तो इससे भी यस आप सर। निकाल सकते हो। यस सर। ओके, सो दिस इज वन पोर्शन जहां पर मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना सिखाना होता है, वो मैंने सिखा दिया। अब दूसरे टाइप का प्रॉब्लम आएगा। टाइप 1 प्रॉब्लम हम लोगों ने कर लिया, क्या, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना डायरेक्टली किससे, m1 r1 से, m2 r2 से अपॉन m1 प्लस m2 से। और भी प्रॉब्लम मैं तुम्हें दे दूंगा होमवर्क के लिए, इस पर प्रैक्टिस कर लेना। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, टाइप 2। ठीक है, अब यहां पर क्या था, दो अलग अलग मासेस थे या तीन अलग अलग मासेस थे, मतलब मासेस आर डिस्क्रीट और डिफरेंट पॉइंट मासेस वर देयर, डिफरेंट पॉइंट masses are there. टाइप 2 प्रॉब्लम क्या होता है कि इन केस यू हैव अ मास बट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड and this distribution can be along its length or along its area or surface area or could be along its volume। मतलब सर कोई ऐसा शेप जो 1D का हो, जैसे हमारे पास मान लो एक रॉड है जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, उसका लेंथ कितना है L और इसका टोटल मास कितना है M, तो इसकी जो डेंसिटी होगी ना उसे कहा जाएगा लीनियर मास डेंसिटी, दैट इज लैम्डा, और टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ और छोटा सा मास बाई छोटा सा लेंथ। ठीक है, जैसे ये अगर मुझे इसकी डेंसिटी निकालनी हो इस रॉड की, तो इसका टोटल मास कितना है m, उसको मैं कैसे डिवाइड कर दूं, लेंथ से, तो ये क्या देगा मुझे, लीनियर मास डेंसिटी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, लीनियर मास डेंसिटी। और इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर मिलेगा मुझे, सेंटर O पर। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो आपके पास कोई शीट है, फॉर एग्जांपल दिस, और इसकी थिकनेस क्या है बेटा, यूनिफॉर्म है। ओके, तो इसका टोटल मास कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसके एरिया पर, तो टोटल मास अपॉन टोटल एरिया इज कॉल्ड सरफेस मास डेंसिटी। और इसका एक छोटा सा पोर्शन लो, छोटा सा एरिया लो, यहाँ से कट कर लो यहाँ से, तो वो क्या कहलाएगा, dm/da। और जो जनरली आप डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्यूब है, ठीक है, तो इसका टोटल मास क्या है m और इसका टोटल वॉल्यूम क्या है v, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या पढ़ते हो आप बेटा, डेंसिटी। या फिर इससे छोटा सा पोर्शन यहाँ से कट करके निकाल लो, तो भी क्या हो जाएगा, dm/dv। तो ये तीन तरीके का मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, कौन कौन सा, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूमेट्रिक। ठीक, तो जो टाइप 2 प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। ठीक है, जैसे आपके पास कोई ऐसा मान लो, ये है एक स्क्वायर शीट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। ठीक है, और इसका जो साइड है वो A है, तो बताओ इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो तुम कहोगे सर इसके डायगोनल्स को लाओ मिला दूं पहले, तो ये पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास। तो बताओ अगर ये y एक्सिस मान लिया जाए और ये x एक्सिस मान लिया जाए, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये दूरी क्या होगी, a/2, और यहाँ से ये दूरी भी क्या होगी, a/2। तो पोजीशन यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, a/2 a/2। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। तो ये तो तुम्हें प्री डिफाइंड है, तो ये शेप का जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या हो, अगर प्री डिफाइंड है तब तो कोई समस्या नहीं, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा एक एल शेप का मैं बॉडी बना के दे दूं, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर आपको निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसको आप पहले ऐसे दो शेप या तीन शेप में डिवाइड करोगे जिसका सेंटर ऑफ मास प्री डिफाइंड हो। ठीक है, क्या हो बेटा, प्री डिफाइंड हो, और इसका मास ओवर द एरिया या ओवर द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये लेंथ दिया गया हो, लेट्स सपोज दिस इज 2l, दिस इज l, दिस इज l, दिस इज ऑल्सो l। ठीक है, और ये भी l है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाए, ये सेकंड टाइप का प्रॉब्लम है, टाइप 2 प्रॉब्लम।
ठीक है, तो टाइप 2 का फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है। स्क्रीन बहुत ज्यादा ब्लर हो रही है क्या बेटा? नो सर, अभी नहीं हो रही है, पहले हो रही थी। चलो 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 चलो, अब टाइप 2 प्रॉब्लम को मैं बताऊं, बट इसके बाद मैं ब्रेक लूंगा। 5 मिनट के बाद हम लोग ब्रेक लेंगे, 15 मिनट का, देन 5:30 से हम लोग फिर से क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, जस्ट गिव मी 5 ओके मिनट। सर। सी, क्या है कंडीशन इसका? आपके पास पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आपको पता है क्या? m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। इस केस में क्या होगा, मास विल बी सिग्मा इंटू एरिया 1 और m2 कैन बी रिटन एज सिग्मा इंटू एरिया 2। मतलब सर, मतलब बेटा देखो, हमने कहा कि यहाँ पर आप अगर इस शेप के किसी बॉडी को देखोगे तो आप सीधे सीधे क्या कहोगे कि ये एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल का पार्ट है कि नहीं है, बताओ। तो पहले मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। स्क्वायर का एरिया को हम क्या मान सकते हैं, a1, और इसकी जो सरफेस मास डेंसिटी है वो तो कांस्टेंट होने वाली है ना बेटा, क्योंकि शीट की थिकनेस क्या है, सेम है, तो इसके लिए भी सिग्मा होगा। और इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेट सपोज a2। तो बताओ, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन एरिया। तो m1 की वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा इंटू a1, और यहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ, m2 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू a2। तो मैंने कहा कि अगर मैं मास को एरिया के फॉर्म में रिप्लेस कर दूं, तब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो, सिग्मा a1 r1 प्लस सिग्मा a2 r2 अपॉन सिग्मा a1 प्लस सिग्मा a2। अगर सिग्मा कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, a1 r1 वेक्टर प्लस a2 r2 वेक्टर अपॉन a1 प्लस a2। मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है किसके टर्म्स में बेटा, इन टर्म्स ऑफ एरिया एज वेल। बट उसके लिए जरूरी क्या है, ध्यान देना, दिस शैल बी कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला आपको मिल गया। ठीक है, चलो इसका क्वेश्चन एक कर लेते हैं, फिर आपको मैं ब्रेक दूंगा। क्वेश्चन यही जो आपने लिया था, देखो, एक्चुअली इसका शेप कैसा है बेटा, एल शेप का है। ठीक है, पूरी लेंथ इसकी, और ओरिजिन कहां पर मानना पड़ेगा, ये आपको अपने से अज्यूम करना पड़ेगा या फिर क्वेश्चन में दिया जाएगा। दिया जाएगा तो आप वो मानोगे, अदरवाइज अज्यूम कर लोगे। बताओ कितने पोर्शन है यहाँ पर, इसको मैंने क्या मान लिया, लेट सपोज a1, और इसको मैंने क्या मान लिया, लेट सपोज a2। तो बताओ a1 की वैल्यू कितनी होगी, लेंथ इसकी कितनी है 2l, और विड्थ कितनी है बेटा, l है। तो a1 कितना हो जाएगा, 2l स्क्वायर। a2 कितना हो जाएगा बेटा, l स्क्वायर। ठीक, ये बात तो समझ में आ गई। अब दोनों ही जो शेप है इनका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है। तो इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इस और इस डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज दिस पॉइंट, लेट सपोज नेम C1। तो C1 से यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये पॉइंट क्या होगा, पूरे का हाफ, दैट इज L। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, इसका हाफ, दैट इज L/2। तो इसके x और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, C1 के x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, L, और y क्या हो जाएगा, L/2। ऐसे ही दूसरा का अगर मुझे पोजीशन निकालना है तो इसके डायगोनल को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ये पॉइंट होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो देखो क्या हो जाएगा, ये लेंथ, ये कितनी होगी, इस पूरे L का आधा, यानी इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा, C2 का L/2। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी, यानी कि ये ऑलरेडी L है और यहाँ पर और कौन ऐड हो जाएगा, L/2, तो कितना आ जाएगा, 3L/2।
कोऑर्डिनेट निकालना सबको आ गया? पहले ये चीज बता दो, कोऑर्डिनेट आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, कोऑर्डिनेट आ गया सबको? बस Yes, sir. कोऑर्डिनेट निकालना आ गया तो कहानी आसान। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास x निकालना है तो क्या करोगे? a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2 कर दोगे। और y सेंटर ऑफ मास निकालना तो क्या करोगे? a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2 कर दोगे। तो x सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? a1 है कितना? 2l और x1 कितना है? l। तो क्या हो जाएगा? 2l क्यूब प्लस a2 कितना है? l स्क्वायर और x2 कितना है? l बाई 2। ये क्या हो जाएगा? l स्क्वायर बाई l क्यूब बाई 2 और दोनों का सम कितना हो जाएगा बेटा? 3l स्क्वायर। ऊपर देखो क्या हो जाएगा? 5l क्यूब अपॉन 6l स्क्वायर। l स्क्वायर से क्यूब कटेगा तो क्या बच जाएगा? 5l बाई 6। ये क्या मिल गया? x पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल गया। y पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या मिलेगा? देखो a1 अगेन 2l, y1 कितना है सर? y1 l बाई 2 प्लस a2 कितना है? l स्क्वायर और y1 कितना है? 3l बाई 2 अपॉन 3l स्क्वायर, दोनों का सम। ये क्या हो जाएगा? 2 से 2 कटेगा, l क्यूब और यहाँ क्या हो जाएगा? 3l क्यूब। तो यहाँ पर आ जाएगा 5l क्यूब बाई अगेन 6l स्क्वायर और y सेंटर ऑफ मास भी क्या मिल जाएगा? 5l बाई 6। इसका मतलब क्या हुआ? 5l बाई 6 कहाँ लाई करेगा? जरा सोच के देखो। 5l बाई 6 l कितना हो जाएगा? अराउंड 6 अठे 48, 6 त्रिक 18, 0.83l के आसपास आएगा ना? ये पूरी दूरी कितनी है? l है। 0.83 यहाँ कहीं आएगा। ये पूरी दूरी कितनी है? l है। 0.83 यहाँ कहीं आएगा। तो इसको अगर मैं मिलाऊं आगे यहाँ पर और इसको यहाँ मिलाऊं तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा बेटा? सेंटर ऑफ मास, दैट इज 5l by 6, 5l by 6। दिस इज द प्रॉब्लम टाइप 2। टाइप 2 प्रॉब्लम सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Okay. So we will have a break for 15 minutes. You can have some snacks and then we'll continue these things. PDF मैं आपको बिल्कुल भेज दूंगा at the end of the class. Okay.